उलमा कराम और भगवा के दरमियान एक फिक्स मैच है। खालिस तौर पे गैर सियासी होगी ये रैली कि मुसलमानों को इस इज्तिमा के ज़रिए कोई मुफीद पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि कोई किसी दूसरे मकसद के लिए ये किया गया। मैंने या हमारे बुज़ुर्गों ने किसी भी मामले के लिए सरकार से कोई भी इस तरह की मदद हासिल नहीं की। जब तक अनीसुर रहमान साहब यहाँ सेक्रेटरी थे तब तक इमारत के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा काम करते। पहले ही साल 1,35,00,000 पे पहुँचाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया दोनों की हालत करीब करीब वही है। आप इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? जुल्म के ख़िलाफ़ जब तक मुत्तहिद होकर आवाज़ नहीं लगाई जाएगी तो जुल्म करने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह का काम करते रहे। अनीसुर रहमान लड़के की जगह अगर कोई अनिल कुमार सिंह होता तो शायद फैसला हो जाता। जुल्म के ख़िलाफ़ कानूनी तरीक़े इख्तियार करने चाहिए। उनको आवाम अपने वोट की ताकत से बदल देती है। जो बिहार के शहर हों या गांव हों, घरों में तालीम का माहौल नहीं है और मोबाइल ने और मौजूदा माहौल ने तो और ख़राब कर दिया। इसीलिए हम लोगों ने 2050 तक मिशन तालीम शुरू किया है। दोस्तों, आज मुलाकात और बात एक ऐसे शख्सियत से करते हैं जो किसी तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है। करीब करीब 3 दशक तक ये इमारत शरिया में नाजिम रहे। अभी इनका एक फाउंडेशन है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, उसमें बहुत सारे जुड़े हैं। इनसे कुछ सवालात हैं जो पहले मौलाना साहब बहुत बहुत आपका खुश आमदीद हमारे से बात करने के लिए, और आपने टाइम दिया। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और आपसे पूछेंगे इमारत शरिया से शुरू करके और फिर आज के हालात जो हैं मुल्क के, सूबा के, उस पे बात करेंगे। पहला सवाल ये, शायद आपको याद भी होगा, उस वक्त आप नाजिम थे इमारत शरिया में, देश बचाओ और दीन बचाओ पे। वो क्या था, उसका मकसद क्या था? देखिए, इमारत शरिया का जो निज़ाम है, आपके इल्म में है कि अमीर शरीयत जो होते हैं वही कुल होते हैं उस निज़ाम के। उन्होंने एक दिन हमें फ़ोन किया कि गांधी मैदान में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग का आप इंतज़ाम कीजिए। और उससे पहले उनके साथ जो एक साहब थे, जनाब खालिद साहब, उन्होंने फ़ोन किया। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई हमें इस पर सोचने का कुछ मौका दीजिए। तो ये बात हुई और फिर दूसरे दिन हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब और जनाब खालिद साहब जो अभी MLC हैं, वो दोनों यहाँ इमारत शरिया के ऑफ़िस में आए और उन्होंने एक मीटिंग की कि ऐसा एक प्रोग्राम करना है। तो हमारे सामने जो उस दिन बात आई थी वो ये कि भाई इस वक्त ज़रूरत है ताकि मुसलमानों के एक ऐसे नुमाइंदा इज्तिमा के जो इस बात को ज़ाहिर करे कि हम सब एक हैं और दीन के लिए मुत्तहिद हैं। मौलाना साहब, आपने किताब पढ़ी होगी मोहम्मद अशरफ साहब की। उसमें आज से 60-70 साल पहले उन्होंने लिखा था कि उलमा कराम और भगवा के दरमियान एक फिक्स मैच है। उस वक्त भगवा इतना पॉपुलर नहीं था, इतने एक्सट्रीम पे नहीं था, उस वक्त लिखी थी। तो क्या हम ये माने कि ये जो देश बचाओ दीन बचाओ ये फिक्स था और आपको खबर नहीं थी? देखिए, हकीकत क्या थी, मुझे तो उसके एक हफ्ते के बाद
कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई इसका मकसद फ़लाँ था, और फिर मैं हालात ऐसे होते रहे कि मैंने ये महसूस किया कि हम लोग दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस से सही मकसद की तरफ नहीं गए। तो मेरे अंदर ये बेचैनी थी, और उस बेचैनी की वजह से मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि हम लोग को अपनी सही लाइन पैदा करनी चाहिए। बाद के हालात ऐसे आए कि हमें लगा कि हमारी हक गोई की वजह से वहाँ का निज़ाम जो है अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और फिर नहीं, मुझे आपने रैली के पहले कहा था खालिस तौर पे गैर सियासी होगी ये रैली, आपने ये कहा था, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो गया ये। और सिर्फ एक आदमी के मफाद के लिए इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा इदारा, कहाँ तक? हकीकत तो यही है कि जो बात बाद में मालूम हुई, और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, और उस वक्त तक इल्म नहीं था जब तक कि उसका ऐलान नहीं हुआ। और मेरे साथ इमारत शरिया का जितने भी स्टाफ या अंदरून के ओहदेदार थे, उनको भी इसकी खबर नहीं थी। इसलिए अमीर शरीयत का पुतला भी जला अमीर शरिया के सामने। हाँ, ऐसे वाक़यात हुए कि इस तरह के लोगों में जो यानी वो थी, लोगों में इसके ख़िलाफ़ जो एक जहन था, उसने इस बात को महसूस किया कि मुसलमानों को इस इज्तिमा के ज़रिए कोई मुफीद पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि कोई किसी दूसरे मकसद के लिए ये किया गया। अच्छा, सरकार ने उसमें 40 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। सरकार का मेरे पास चिट्ठी भी है, वो डोनेशन था या क्या था? देखिए, मेरे पास तो सही बात यह है, ये है सरकार का जो पेपर है, उसमें 40 लाख का जिक्र है, और उसी दीन बचाओ देश बचाओ रैली के लिए। ये तो मैं अभी आपसे ये लेटर देख रहा हूँ। किसके नाम से ये लेटर है? ये बाज़ाब्ता ये है राधानंद प्रसाद, सरकार के अवर सचिव। ये ज़िला अधिकारी को लिखा है कि दिनांक 15/4/2018 को गांधी मैदान में आयोजित दीन बचाओ देश बचाओ भीड़ प्रबंधन में विधि व्यवस्थाएं जन सुविधाओं हेतु ये राशि का आवंटन। हमें लगता है कि ये सरकार ने अपने तौर पर जो इंतज़ाम किया था, चूँकि वो कई डिस्ट्रिक्ट से पुलिस को उन लोगों ने मंगाया था, और वो अपने ख़र्चे के लिए उन्होंने ये किया था, इसलिए कि जो हम लोगों ने अपना इंतज़ाम किया था, जैसे गांधी मैदान का जो बुकिंग का किराया है, या वहाँ जो पिंडाल था, या जो मार्केटिंग थी, वो तो ख़ुद हम लोगों ने अपना ख़र्च किया था। और यहाँ तक कि थोड़े बहुत जो नाश्ता वगैरह के पैकेट थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए थे। पानी वगैरह का इंतज़ाम शहर के लोगों ने और कुछ दूसरे मुहिब्बीन ने किया था। सरकार ने के लोगों ने हमसे ये कहा कि जो ज़रूरत होगी हम पूरी करेंगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में न सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, बल्कि हमारे शरिया में मैं 40 साल तक रहा, मैंने या हमारे बुज़ुर्गों ने, चाहे काजी मुजाहिद इस्लाम साहब हो, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हो, किसी भी मामले के लिए सरकार से कोई भी इस तरह की मदद हासिल नहीं की। यहाँ तक कि अगर किसी सियासी फ़र्द को इलेक्शन में अगर काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझा कि इसको खड़ा करना चाहिए, तो उसकी मदद भी अगर की तो उन्होंने अपने जेब से मदद की। उसके पैसे से 1 लीटर का डीज़ल या पेट्रोल भी नहीं भरवाया गया। हम लोगों ने ये एहतियात किया। लेकिन अब जाहिर है कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों के शायद इल्म में ना हो। तो इस पैसे के बारे में तो या तो सरकार के अधिकारी ही बताएंगे कि कहाँ खर्च किया है उन्होंने। इमारत शरिया में तो कोई पैसा नहीं आया,
और हमने सख्ती से मना कर दिया था। अब नए इमारत शरिया हम कहें, पुराना नहीं, पुराना तो हमने भी काजी साहब के ज़माने से देखा। नए इमारत शरिया ये इदारा है कि किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी है? असल में जो हम समझते हैं कि इमारत शरिया का जो बुनियादी मकसद था उसमें अवाम की शमूलियत और अवामी नुमाइंदों की शमूलियत थी, और अभी भी ढांचा तो वही है, लेकिन अमली तौर पर हमें महसूस हो रहा है कि जिस अंदेशे का आपने इजहार किया वो इमारत शरिया खुदा न खास्ता उस तरफ न चली जाए। हज़रत, हम जो बात कर रहे हैं कि ये इदारा है या ज़ाती का मकसद ये है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 40 साल तक अगर एक फैमिली का फ़र्द कोई भी अमीर शरीयत हो, या कांग्रेस में है ना आजकल पॉलिटिक्स में साहब उनके घर में ये परिवारवाद है, उसको क्या कहेंगे? उसको तो ज़ाती कहेंगे। हाँ, इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जिन इदारों में इस तरह की बातें आती हैं, अगर उन इदारों के ज़िम्मेदार ने एहतियात में और इखलास में थोड़ी सी भी कमी की तो वो ज़ाती इदारे की तरफ मुंतकिल हो जाता। नहीं, ज़ाती तो बिल्कुल है हज़रत, आपको भी मानना पड़ेगा, इसलिए ज़ाती है। अगर ज़ाती आप नहीं समझते तो फिर इलेक्शन नहीं होता और आप कंटेस्ट नहीं करते। अब मतलब यह है कि जो जमहूरियत है और इदारे का जो अपना मिजाज है उससे तो ज़ाहिर है बाज़ बातें वही हैं जो आप समझ रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं है, मुस्लिम इदारे जितने भी हैं, नाम गिना दीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 30 साल से, जितने इदारे हैं सब में यही हाल है। इलेक्शन कहीं नहीं है, अगर कहीं थोड़ा बहुत है भी तो नाम के लिए है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लीजिए, जब तक प्रेसिडेंट साहब जो भी रहे हों, जिंदा रहे हों, तब तक वो चेयर पे रहे हों, जब तक उनकी मौत ना हो जाए तब तक कोई नहीं आता है नया। तो इससे तो बहुत नुकसान है, कौम को नुकसान है। आप देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ, आर्च बिशप जो क्रिश्चियन के होते हैं 62 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिटायर कर दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ है कि हम जब तक सांस चलती रहे तब तक हम रहें। हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए ताकि हमारे इदारों में फ़ालियत और कारकर्दगी का जो जोश है वो बाकी रहे। अभी जो अमीर शरीयत नए हैं, ये तो टेक्नोलॉजी मैन, हमने गूगल में कहीं देखा था, टेक्नोलॉजी मैन, एक जगह कहीं कहा था काम काम काम, 8 बार कहा था काम काम काम। तो ये 4 साल में करीब करीब होने जा रहा है। 4 साल में क्या काम हो रहा है हमको तो नहीं दिख रहा है। हमको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि नाम आप पता कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में किसी और इंटरव्यू में किसी से बताऊंगा। लोगों के 90 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के मॉल बन रहे हैं, ये 4 साल का है। आपके नॉलेज में पता नहीं है कि नहीं भाई, ये तो मैंने अभी आप ही से सुनना हूँ कि ऐसा। बिल्कुल सच्ची बात है ये, मैं प्रूफ दे दूंगा आपको, अगर आप कहें तो मैं प्रूफ दे दूंगा। अफसोस की बात है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर उठना चाहिए, जो ज़रूरत है अभी कौम को, वो ऊपर के बजाय अब नीचे जा रहे हैं हम लोग। ये अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोसनाक। हमारी तो इधर में मुलाकात भी नहीं है और न मैंने इस पर कभी कोई चर्चा किया न बात सुनी। नहीं तो आप पे इसी पे आप पे एक इल्ज़ाम भी लोग लगाते हैं, इमारत शरीफ, नाम मत पूछिएगा नहीं तो मुझे पिछला नाम भी बताना पड़ेगा। उस पर इल्ज़ाम है कि जब तक अनीसुर रहमान साहब यहाँ सेक्रेटरी थे तब तक इमारत के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा काम करते। तो आपने क्या कर लिया? हम तो आपको वैसे ही देखिए, जो लोग मिल्लत की तारीख़ से या इमारत शरिया की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं बताऊं
जब 1981 में मैं यहाँ हाजिर हुआ तो उस वक्त इमारत शरिया का बजट 4 लाख था, सिर्फ 4 लाख सालाना था। 1981 से 1999 तक उसका बजट सारी मेहनत और कोशिश के बावजूद बढ़ के 62 लाख हुआ, सिर्फ 62 लाख सालाना। अब अंदाज़ा कीजिए, आपने जब छोड़ा था तब कितना था? अब मैं जब नाजिम हुआ तो मैंने उस 62 लाख को पहले ही साल 1,35,00,000 पे पहुंचाया, और जब मैंने छोड़ा तो 7 करोड़ का बजट था। 80 साल में इमारत शरिया का बजट 62 लाख तक पहुंचा था, और मेरे अहद निज़ामत में 20 साल का जो नाजिम का अहद है उसमें वो 62 लाख से 7 करोड़ तक पहुंचा। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए लगता है आपको कि अंदरूनी बात मालूम नहीं है इमारत शरिया की। इधर के हालात मैं का तो पुरानी बात कर रहा हूँ, आपके रहते हुए 7 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। नहीं, 7 करोड़ तो सिर्फ बैतुल माल का है, और हाँ, तकरीबन ये उतने जी, ही जी। देखिए यहाँ 3 ट्रस्ट हैं। अलमाहत ट्रस्ट, उसका 50 लाख के करीब उस वक्त था। दारुल इस्लामिया, उसका तकरीबन 50 से 80 लाख के अंदर था। और जो एजुकेशनल ट्रस्ट था उसका भी मैं 10 से 15 साल तक सेक्रेटरी रहा, उसको भी मैंने बढ़ाया और उसका भी बजट 6 करोड़ तक पहुंचाया था मैंने। ये हमारा शरिया का जो अस्पताल है ये सिर्फ 40 लाख का उसका वो था, मैंने उसको करोड़ से ऊपर पहुंचाया उसका सालाना। तो इस तरह मैंने कोशिशें की, और उन कोशिशों के नतीजे में बहरहाल कौम को कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ और एतमाद भी बढ़ा। उसी एतमाद का असर था कि जब गांधी मैदान में अपील की तो पूरा गांधी मैदान भर गया, चूँकि वो लोग जानते थे कि हमारे शरिया ने अपने पूरे पीरियड में, जो मेरे और मुझसे पहले का ज़माना था, उसने धोखा का काम नहीं किया था। लेकिन उस दिन अफसोस हुआ लोगों को कि हमारे सवाल से पहले आप जवाब दे रहे हैं कि जो बातें उन्होंने देखी थी और उनके दिल दिमाग में बात बैठी हुई थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने महसूस किया, मुशाहिदा किया, जो मेरे लिए एक अलमिया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया दोनों की हालत करीब करीब वही है। आप इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं ऐसे हालात में जो देखिए मुल्क में है? देखिए, जब तक लोग अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर फुल टाइम वक्त नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये चीज़ें अपना सही काम और जो मकासद का उसूल है उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। चाहे वो कोई भी इदारा हो, हमारे शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या कोई भी इदारे हो। हज़रत इमारत शरिया का पॉलिटिक्स में पहले भी रहा है ऐसा इन्वॉल्वमेंट, या एकाएक वो जो दीन बचाओ से आ गया कोई एक आदमी? देखिए, माजी में आप जानते हैं कि जो आज़ादी से पहले इमारत शरिया 1921 में कायम हुई, और हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब उसके बानी थे, फाउंडर थे, दीगर बुज़ुर्गों के साथ, चाहे वो खानकाह मुजीबिया के हज़रत शाह बदरुद्दीन साहब हों या दूसरे बुज़ुर्ग हों। तो उस वक्त के माहौल में आप गौर कीजिए कि अंग्रेज़ों ने मुल्क जो है या ख़ुद हमारी रियासत बिहार को जो गसब किया था वो मुसलमानों से किया था, मुल्क को भी मुसलमानों से लिया था। इसलिए उलमा के जहन में ये बात थी कि हमें सियासत से दूर नहीं होना चाहिए। तो मौलाना सज्जाद साहब दीगर बुज़ुर्गों ने आज़ादी की जिद्दोजहद में जो शमूलियत इख्तियार की उसके पीछे ये बात भी। एक किसी साहब ने कहा था ना कि हम इमामत भी करेंगे और सियासत भी करेंगे। आपके यहाँ किसी ने कहा था
30-40 साल पहले। अब तो ये पूरा ये किनका कौल है याद नहीं है, लेकिन आज़ादी तक ये बात रही। और आज़ादी के बाद जब हालात में तब्दीली आई, मुल्क के जमहूरी मुल्क बन गया और एक इसका दस्तूर बन गया, तो जाहिर है उस दस्तूर के फ़रेब में ही सारी सियासत करनी है। लेकिन मौलाना सज्जाद साहब जैसे अफराद रहे नहीं, और जो लोग भी रहे तो हालात के दबाव की वजह से उन्होंने गैर सियासी कामों को तरजीह दिया और सियासत में पार्टी की बुनियाद पर या बराह रास्त इलेक्शन की बुनियाद पर शमूलियत से अपने आप को बचाया। और मैं समझता हूँ कि उसके नुकसानात बहुत हुए, इसलिए कि कौम ने उसमें अच्छे लोगों की शमूलियत को जो होना चाहिए नहीं देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़वाल आ गया। और जो मुसलमानों की इस वक्त सियासी शमूलियत है वो जिस दर्जे पर पहुंच गई है वो सामने। अच्छा, सियासत की बात कर रहे हैं। किसी साहब ने इमारत शरिया में ही कहा था कि मौलाना अनीसुर रहमान साहब एक चीज़ में फ़ेल हो गए। हमने पूछा क्या, कौन से में फ़ेल हो गए? तो बोले वो राज्यसभा के लिए बहुत कोशिश किया उन्होंने और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए। उनके अपोनेंट दूसरे हैं, कोई बलियावी साहब, वो पहुंच गए। उसके बाद से थोड़ा इंटरेस्ट उनका कम हो गया। देखिए, हम लोगों ने एक अपना मकसद इमारत शरिया में बनाया था कि मिल्लत को सियासत में जो लोग हैं वो तो सियासी बुनियाद पर कौम की और मिल्लत की खिदमत करेंगे। हम लोगों ने अपना मकसद बनाया था कि हमको गैर सियासी तौर पर खिदमत करनी है, लेकिन सियासत से उम्मत को काटना भी नहीं है। नहीं, आपका है कि राज्यसभा में जाने की कोशिश। ये मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में ये बलियावी साहब जब 2-3 साल के लिए एमपी हुए थे राज्यसभा में, उस वक्त की बात, टसल चला था। ये तो कभी हम लोगों ने इसका न तज़किरा किया, न किसी से बात की, न सोचा। अब साहब जर्नलिस्ट हूँ, यही सब तो खोज के लाता हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि जिस वक्त मुख्यमंत्री जो अभी हैं नीतीश कुमार, इनकी सरकार हुई तो हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ने ये बात कही, उस वक्त भी बीजेपी की हिमायत से सरकार बनी थी, कि हमें खौफ नहीं करना चाहिए। भाई, सियासत में कोई भी पार्टी आ सकती है और जो लोग भी होंगे कानून के मुताबिक काम करेंगे और दस्तूर, ये एम रहा हम लोगों का। इसीलिए जब नीतीश जी के नुमाइंदे ने हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब से बात की कि हज कमेटी में चेयरमैन आप अपने यहाँ से मुझे दे दीजिए, तो जब मैंने वहाँ मुनासिब समझा कि अपनी कौम को दीनी और दुनियावी लिहाज से कुछ फ़ायदे पहुँचाए जा सकते हैं, तो मैंने उस पर हामी भरी। तो उस वक्त 2 जमातें अपोजिशन में थीं जो मुसलमानों के से वोट से ज़ाहिर जीत के जाती रही। उसमें आरजेडी और कांग्रेस थी। तो ये बात जाहिर है कि इमारत शरिया का एक ज़िम्मेदार हज कमेटी का चेयरमैन बन जाए तो सियासी तौर पर इनको नुकसान होता नज़र आया। हालांकि हम लोगों ने सियासत को उससे दूर रखा था। तो ये इस बात का प्रोपेगेंडा कुछ हलकों में किया गया, जो मुझे बाद में ख़बर पहुंची। तो ये उसी में जहनियत की बात है और उसी अपोजिशन की उड़ाई हुई बात हो सकती है। बाकी असहाबे इल्म वाले तबके में जो जानकार तबके हैं उनसे मैंने कभी ये बात नहीं सुनी। वो लोग जानते हैं हम लोगों के काम को और हमारे ज़ाहिर और बातिन। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है बिल्किस बानो का, जो गुजरात में अभी उनको रिहा किया गया है अभी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल से 3-4 दिन में उसका डेट आना है, फैसला क्या आना है मालूम।
आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी रहेगी, इंसाफ की हुक्मरानी रहेगी, तो मुल्क में अमन और शांति होगी। अमन और शांति का ताल्लुक न सिर्फ बिल्किस बानो से है, न उस लड़की से है जिसका दिल्ली में बस में रेप किया गया था निर्भया से। ये तो कहानी कभी उस नाम के साथ, कभी उस नाम के साथ होती रहेगी। अगर एक जगह आप छूट देते हैं तो फिर वो कहानी निर्भया जैसे ख़वातीन के साथ पेश आएगी, बिल्किस बानो के जैसे लोगों के साथ नहीं पेश आएगी। इसलिए कि जब कानून की गिरफ्त कम हो जाएगी और जो कानून के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी, इज़्ज़त अफजाई की जाएगी। हजरत यही तो है कानून की बात। आप कानून की बात कर रहे हैं। लोअर कोर्ट पे भरोसा उठ गया लोगों का, हाई कोर्ट तक थोड़ा सा कम भरोसा रह गया, सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों का भरोसा उठ रहा है। बिल्किस बानो का स्टेटमेंट देखिए, वो बोलती हैं कि हाँ कम से कम 2-3 जज ने कहा है, रिटायर्ड जज ने कहा है, तो कहाँ है कानून? अगर फैसला हो जाए कि नहीं साहब वो जेल वापस नहीं जाएंगे, उनको और कोई कदम उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब क्या होगा? एक बात देखिए, दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि जितने भी बादशाहों ने या हुकूमत के आला इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों ने किसी को के साथ नाइंसाफ़ी की, तो उसमें अपने ज़माने के जो जज और काजी थे और इंसाफ के जो मरकज़ थे उन्हीं को इस्तेमाल किया। आज भी हमारे मुल्क में ये बात होती जा रही है, क्या अंग्रेज़ इसको इस्तेमाल नहीं करते थे? तो उसके ख़िलाफ़ फिर इनकलाब पैदा होता है और वो हुकूमतें और वो लोग जो इंसाफ की, अदालत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के ज़रिए नाइंसाफ़ी कराते हैं, फिर वो नाइंसाफ़ी करने वाले लोग भी और जो उनके आका हैं वो दोनों अपनी कुर्सियां खो डालते हैं। ये लेकिन हजरत कुर्सी तो चली जाएगी ना, आप बोल रहे कुर्सी चली जाएगी, लेकिन हादसा तो पेश आया मेरे साथ, हम तो एक्सीडेंट में मारे गए। वो तो होकर रहेगा। देखिए, जुल्म के ख़िलाफ़ जब तक मुत्तहिद होकर आवाज़ नहीं लगाई जाएगी तो जुल्म करने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह का काम करते रहे। एक और अभी पटना में 15 दिन पहले हुआ, एक लड़का, उसका नाम भी अनीसुर रहमान ही है, दरभंगा का, उसको एडीएम क्या है के सिंह ने बहुत पिटाई की। कम से कम हिंदुस्तान क्या, बीबीसी, एबीसी सब ने उसको कवर किया। 15 दिन हो गए, जांच बैठी, जांच का रिपोर्ट अभी शायद मंडे को सबमिट हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि हाँ भाई वो लड़का तिरंगे पे है, ये लड़का मार खा रहा है, फोटो में आ रहा है और तिरंगा को है कि तिरंगा को नहीं झुकने देंगे। मैं आपको कहानी बताता हूँ, उसकी जगह, अनीसुर रहमान लड़के की जगह अगर कोई अनिल कुमार सिंह होता तो शायद फैसला हो जाता अभी तक। जिस तरह कन्हैया कुमार के साथ में उमर खालिद, कन्हैया कुमार पे बेल मिल गया, सब हो गया और उमर खालिद जेल में। हार्दिक पटेल के साथ जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल कितना बड़ा लीडर हो गया, लेकिन तो फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है? बज़ाहिर तो ये बातें सामने हैं कि इस तरह जिन्स की बुनियाद पर या ज़ात की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर इस तरह की तफरीक़ें मुल्क में जारी हैं और ये जहाँ जहाँ जारी रहेंगी वहाँ के लिए ये नेक शगुन नहीं है। क्या करना चाहिए? अभी आप हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, माइनॉरिटी जुल्म के ख़िलाफ़ कानूनी तरीक़े इख्तियार करने चाहिए। तो कानून नहीं, कानून में तो ये है कि हम अनिल कुमार सिंह हैं,
तो हमारा फैसला 1 हफ्ते में, आप अनीसुर रहमान साहब हैं तो आपका फैसला 1 साल 2 साल में, तो देखिए कितना बर्दाश्त। ये हमें तो जिद्दोजहद करते रहनी है, चाहे वो जिन लोगों के इशारे पर ये काम हो रहा है। ज़ाहिर है इक़्तिदार तो इसीलिए ना बदलता है कि जब लोग आवाम की आवाज़ नहीं सुनते हैं और नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, तो उन जगहों पर जो लोग होते हैं उनको आवाम अपने वोट की ताकत से बदल देती है, और उसमें कोई मज़हब और ज़ात और जिन्स नहीं होता है, वहाँ सिर्फ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि जुल्म और नाइंसाफ़ी किसी एक ज़ात या किसी एक जिन्स या किसी एक मज़हब वालों के साथ करने से जुल्म करने वाले बच जाएंगे, ऐसा दुनिया में हुआ नहीं है। चलिए, अल्लाह करे कि ना हो। एक हमारा आपसे नाराज़गी एक सवाल पे है। जब आप इमारत शरिया में थे या अभी आप मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में हैं, तो सिर्फ एक छोटा हॉस्पिटल, एक ITI से क्या होगा कौम को। मैं दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला, साहब कुछ करना है तो हाँ ITI खोल दीजिए, अच्छा साहब टीचर्स ट्रेनिंग वो लड़कियों का खोल दीजिए। ये हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये आपका तो इतना बड़ा इदारा है, आप तो कहीं से आपको चंदे की भी प्रॉब्लम नहीं है। इस नाम पे अगर चंदा लेते या अभी भी लेंगे, पैरवी कर दीजिए, हमको ट्रेजरर बनवा दीजिए 2 साल के लिए, देखिए कितने कॉलेज खोल देता हूँ मैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये आपसे है सवाल। ऐसा होना चाहिए। और एक और मैं पिछले बार इसी में जोड़ता हूँ, एक साहब कोई यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई साहब का कोचिंग है, तो उनसे भी हमने पूछा था कि सर आपने ये मुस्लिम के लिए क्यों किया, सिर्फ मुस्लिम 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 30 लाने हैं, रहमानी फाउंडेशन है 30 आना है, तो इतने बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना पॉपुलेशन में 100 200 500 ही दे के क्या कर लेंगे आप। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि साहब नौकरी दे देंगे 20 लाख, 20 लाख नौकरी 18 लाख में कितना बराबर हो जाएगा। या मोदी जी 2 करोड़ नौकरी बोल रहे थे कि देंगे, नहीं दिया, फेल हो गए, कुछ भी किया उन्होंने। हजरत 140 करोड़ में अगर 10 करोड़ को नौकरी मिल जाएगी तो कितना % हो गया? देखिए अगर 10 करोड़ को नौकरी मिलती है 5 साल में, मतलब 2 करोड़ पड़ी है, तो 140 करोड़ में 2 करोड़ का कोई, देखिए उसका मतलब है कि कम से कम 10 करोड़ को हम एक आदमी के साथ 5 आदमी होते हैं, तो कम से कम 50 करोड़ को एक अच्छी ज़िंदगी में मुतवस्सित ज़िंदगी गुजारने की सहूलत मिल सकती। तो एजुकेशन तो है ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो है ही नहीं, तो क्या देंगे भाई? चपरासी की नौकरी देंगे। परसों बिहार का अखबार देख रहा था मैं कि कुछ 4000 ऑफिस बॉय प्यून की, उसमें से 4000 में 17000 एप्लीकेंट है पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें करीब 2500 PhD वाले। बताइए, तो एजुकेशन तो है ही नहीं हमारे यहाँ, तो किसको नौकरी देंगे? कहाँ देंगे? ये अलमिया है। देखिए कि इस तरह के चीज़ों पर कौम के न सिर्फ सियासतदानों को बल्कि कौम के तमाम ज़िम्मेदारों को दोनों के एक साथ मिलकर बार बार बैठना चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पूरी कौम के साथ है, जो भी चाहे बिहारी हों, जी, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे मुल्क के लोगों को आपस में बैठकर एक साथ सोचने की कि हमारे मुल्क की जो आमदनी है वो उसको उन तमाम तबकों तक हम उसको कैसे पहुंचा सकते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इस पर बार बार सोचना चाहिए। हज़रत अब चलते चलते एक आपका मौलाना आज़ाद फाउंडेशन क्या कर रहा है, ख़ासकर बिहार के माइनॉरिटी के लिए? देखिए हम 2 इदारों से अभी ख़ास तौर पर
मुंसलिक हैं। एक तो ऑल इंडिया मिली काउंसिल है और दूसरा ये आज़ाद फाउंडेशन है, और हमने मुख्तलिफ छोटे तालीमी इदारे अपने यहाँ। हज़रत फिर वही बात, फिर छोटे छोटे क्यों? अब तो आप फ्री हैं, अब तो आपके ऊपर कोई बॉस भी नहीं है। अब तो जब कोई बॉस नहीं है तो आप बड़ा सोचिए ना। असल में मेरे समझ से हम लोगों को जो अभी बिहार की जो तालीमी सूरत हाल है, आपके इल्म में होगा कि अगर हम कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें मुश्किल नहीं है, या मेडिकल कॉलेज खोल दें मुश्किल नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज ज़रूर खुलना चाहिए बिहार में। और लेकिन उससे ये सोचना कि सिर्फ मेरी कौम फ़ायदा उठा लेगी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि जो बेस है बुनियादी, जो स्कूलिंग बेस है या और जो मदरसों का बेस है, जब तक इसको नहीं किया जाएगा तो डॉक्टर तो जो 1% जो लोग आगे बढ़ेंगे वो ज़रूर बनेंगे, लेकिन बाकी 99% जो लोग हैं उनकी तालीमी हालत को बेहतर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा सूबा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमने अपने प्लान में दोनों बातें रखी हैं कि ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमने वहाँ बुनियादी तौर पर स्कूल और उस तरह के ट्रेनिंग कॉलेज खोले ताकि ये लोग पढ़ के जाएँ तो अच्छी नई नस्लों को सही तौर पर तैयार करें। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो हमने जो तहरीक चलाई है अच्छे स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूलों को भी बेहतर बनाना है और प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको हॉस्टल के साथ, उनको अच्छे हॉस्टल के साथ कायम करना है। इसलिए कि जो बिहार के शहर हों या गांव हों, घरों में तालीम का माहौल नहीं है, और मोबाइल ने और मौजूदा माहौल ने तो और ख़राब कर दिया है। तो अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हॉस्टल वाले स्कूल, हॉस्टल वाले अच्छे मदरसे जो प्रोडक्ट करेंगे, नई नस्ल को तालीम और तरबियत जो देंगे, वो इस मुल्क के लिए, मुस्तक़बिल के लिए बेहतर होगा। और इसी लाइन पर हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने 2050 तक मिशन तालीम शुरू किया है कि हमें जिन लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए उस पर तवज्जो कम दी जा रही है। एक उस्ताद या कोई लड़का जो टीचर बनना चाहता है तो सरकार के कारिंदे उस पर लाठियां बरसाते हैं। तो ये इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए अच्छे मुस्तक़बिल की निशानदेही नहीं करता। चलिए हज़रत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने जो कन्फ्यूज़न था, ख़ासकर मुसलमानों का, जो सवाल हमने आपसे किए वो बहुत हद तक आपने दूर कर दिया। और जो आप पे थोड़े मोड़े दाग लोगों ने लगाए थे, शायद इस इंटरव्यू से लोगों का दिमाग क्लियर हो जाएगा कि नहीं साहब, ऐसा हकीकत। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे आज हमारे ख़ास मेहमान मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, जो हमारे घूमते हुए गूगली को बहुत अच्छे से जवाब दिया, जो शायद मुसलमानों की, बिहार और ख़ासकर हिंदुस्तान के दिलों में जो बहुत दिनों से था कि हमारा शरिया क्या कर रहा है, अनीसुर रहमान साहब क्या किया, और जो अभी नए अमीर हैं वो क्या करने जा रहे हैं, उस पर पूरी तफसील से गुफ्तगू। अब इसी के साथ ये प्रोग्राम आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू।